नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, पिछली कार्यशाला जो थी हमारी वो काल पर थी और काल की पहली कार्यशाला थी। चूंकि आज काल की दूसरी कार्यशाला है, तो पहली कार्यशाला में हमने काल की परिभाषा, कुछ उदाहरण और काल के भेद के बारे में जाना। काल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने उपभेद होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज जो हमारी कार्यशाला होगी काल पर, वो काल के भेदों पर होगी। इसमें से पहला काल का भेद हमने बताया था साथियों, काल के भेद कितने होते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला है साथियों भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल क्या होता है जरा हम जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य है वो आने वाले समय में पूर्ण होगा अथवा आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना होगी, क्रिया के ऐसे रूप को भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे राम कल घर जाएगा, वह खाना खाएगा। ये जो दोनों वाक्य में कार्य हो रहे हैं, ये जो कार्य हैं आने वाले समय में होने की बात बता रहे हैं। तो जब क्रिया का कोई रूप ऐसा हो जो यह बताए कि जो कार्य है वो आने वाले समय में पूर्ण होगा या पूर्ण होने की संभावना होगी, तो ऐसे क्रिया के रूप को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल के भी साथियों 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है साथियों हेतु मद भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया का वह रूपांतरण जो यह बताए कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, ऐसी क्रिया के रूप को भविष्यत काल कहा जाता है। राम कल घर जाएगा, वह खाना खाएगा। भविष्यत काल के भी साथियों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, या कह लें उपभेद होते हैं। भेद तो हो चुका है, 3 उपभेद होते हैं ये। ठीक है, जिसमें से पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतुमद भविष्यत काल। अब जरा हम देखते हैं उदाहरण, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण और इसकी परिभाषा। तो जरा परिभाषा में बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले ही सामान्य, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया की संपन्नता या क्रिया की पूर्णता सामान्यतः आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगी, ऐसा पता चल जाए तो उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। यानी क्रिया का साधारण रूप यह बता रहा हो कि क्रिया आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगी, तो ऐसे काल को हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे मैं खाऊंगा, वह
जाएगा, राम कल घर जाएगा, वह खाना खाएगा, ये भी दोनों वाक्य जो है वो सामान्य भविष्य के हैं। अब दूसरा जो है संभाव्य भविष्यत काल, ये बिल्कुल साधारण सामान्य वाक्य हैं जो आने वाले समय में पूर्ण हो रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे सामान्य भविष्यत काल। क्योंकि दूसरा जो हमारा है ये संभाव्य भविष्यत काल, तो ये कहता है, इसकी परिभाषा कहती है कि क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में संभव है पूर्ण हो, संभव है पूर्ण हो, अर्थात क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहे। आने वाले समय में क्रिया के पूर्ण होने की जब संभावना बनी रहती है तो ऐसे काल को संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। साथियों उदाहरण देखिए, संभव है वह घर आएगा, शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है मैं कल पढ़ाऊंगा, हो सकता है वह कल आएगी। तो संभव है, शायद है, हो सकता, ऐसे वाक्य लगभग आपको संभाव्य भविष्यत काल में मिल जाते हैं, आप आसानी से पहचान लीजिए। यहां बिल्कुल संभावना व्यक्त की गई है। अब तीसरा है भविष्यत काल का हेतु हेतुमद भविष्यत काल। हेतु हेतुमद का मतलब समझ लीजिए साथियों, हेतु हेतुमद भविष्यत काल का अर्थ है क्रिया का वह रूपांतरण जब वो यह बताता हो कि एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। बात समझ आए? हाँ, क्रिया का वह रूपांतरण जब यह बताए कि क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, तो ऐसी क्रिया को हेतु हेतुमद भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अब यह कार्य कब पूर्ण होगा? जब यह कार्य पूर्ण होगा, यानी एक क्रिया पूर्ण होगी तभी दूसरी क्रिया भी पूर्ण होगी। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का पूर्ण होना जब निर्भर करता है और वह भविष्य में आने वाले समय की बात करता हो, तो ऐसे को कहते हैं हम हेतु हेतुमद भविष्यत काल। वह पढ़ेगा तो पास होगा, वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, हम मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। हम आप सभी यदि मेहनत करेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। बिना लक्ष्य निर्धारण के और बिना मेहनत या परिश्रम के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगर सफल होना है जीवन में, कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, तो सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तम, उचित और सही दिशा में मेहनत करिए। लक्ष्य की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी, इसमें किंचित भी संशय नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये रहा साथियों हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल के तीन उपभेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में जो क्रिया होगी वो अपने सामान्य रूप का प्रदर्शन करेगी और सामान्यतः आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगी, ऐसी बात करेगी। जैसे मैं खाऊंगा वह जाएगा, राम कल घर जाएगा, वह खाना खाएगा।
संभाव्य भविष्य काल में क्रिया कहती है कि आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त करेगी। संभव है वह घर आएगा, शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है मैं कल पढ़ाऊंगा इत्यादि। हेतु हेतुमत भविष्य काल एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का पूर्ण होना जब निर्भर करेगा तो ऐसे काल को हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह कमाएगा तो खाएगा, हम सब मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे इत्यादि जो है वाक्य हैं, क्रियाएं जिनमें मौजूद है, ये किस काल की है? हेतु हेतुमद भविष्य काल की क्रिया की, जो अभी हमने बोला। ठीक है साथियों, अगला है हमारा भूतकाल। दूसरा भेद क्या है साथियों? भूतकाल है। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया का वह रूपांतरण जो बीते हुए समय में कार्य की पूर्णता अपूर्णता की बात करता है, उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूपांतरण जो बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता अपूर्णता की बात करता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं साथियों। जैसे राम गया, श्याम आया, वह खा चुका था इत्यादि जो वाक्य हैं साथियों, ये बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता अपूर्णता की बात कर रहे हैं। अतः ये जो वाक्य हैं ये भूतकाल के वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वह भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल के भी साथियों उपभेद होते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? 6 उपभेद हैं। भूतकाल के 6 उपभेद हैं साथियों। 6 उपभेद हैं, जिनमें से पहला है सामान्य भूतकाल। दूसरा है साथियों आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है साथियों अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और छठा है साथियों हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। भूतकाल पे साथियों अभी हमने बात की, बताया कि भूतकाल बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता अपूर्णता की बात करता है, जिससे यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हुई अथवा नहीं। ठीक है। अब भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। अब हम इनमें से बारी बारी से इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण पर बात करते हैं। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के बीते हुए समय में सामान्य रूप का पता चलता है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे बीते हुए समय में क्रिया के सामान्य रूप का पता चलता है, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मैं घर गया,
श्याम बाजार से आया। मैं घर गया, श्याम बाजार से आया, ये सामान्य रूप है क्रिया का, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आसन्न भूतकाल की हम बात करते हैं, जो दूसरा उपभेद है, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह पता चले कि क्रिया निकट भूत में ही संपन्न हुई है, यानी क्रिया समाप्त तो हो गई लेकिन समाप्त हुए बहुत थोड़ा समय बीता है, यानी क्रिया की समाप्ति निकट भूत में जब पता चले, यानी बीते हुए समय को भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ और क्रिया पूर्ण हो गई है, तो ऐसे को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल की क्रिया। जैसे मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है। मैं चला हूं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी जब घर में आम वगैरह का बंटवारा हो रहा होगा अक्सर, या किसी फल का किसी मीठा का, उनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, हमें से कुछ लोग खा लिए होते हैं, तो जब पूछा जाता है तो कोई ना बोलता है भाई मैंने खा लिया है, तो मेरा काम पूर्ण हो गया, पूर्ण हुए कुछ समय बीत गया है, ठीक है साथियों। तो इसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। जब आप घर से चल दिए होते हैं, कभी कभी अचानक कोई आपको फोन करता है भाई कहाँ हो, तो कहते हैं ना मैं चल दिया हूँ, मैं चला हूँ, तो मतलब जहां आप थे वहां का कार्य आपने समाप्त कर दिया, वहां से आप निकल गए हैं, तो मैं चला हूं। ऐसे वाक्य जब कभी आ जाएंगे तो उसे हम यह है देख करके या हूं देख करके भयभीत मत होइएगा साथियों। वाक्य की बनावट क्रिया की विशेषता पर ध्यान दीजिएगा और ये तब क्या पता चल जाएगा कि ये आसन्न भूतकाल की क्रिया है। पूर्ण भूतकाल, जिससे कार्य समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है और यह भी पता चलता है कि कार्य को बीते हुए काफी समय हो गया है, ऐसे काल को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने उसे मारा था। राम ने उसे मारा था, यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है साथी। राम ने उसे मारा था। वह घर जा चुका था। क्या करें, अच्छा, वह घर जा चुकी थी, चलिए भाई यही कर लीजिए। राम ने उसे मारा था, वह घर जा चुकी थी, ठीक है साथियों। तो क्या है, इससे पता चल रहा है कि कार्य समाप्त हो गया और समाप्त हुए भी काफी समय बीत गया। अपूर्ण भूतकाल, जब हम अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं साथियों, तो यहां जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें कार्य की प्रगति की बात पता चलेगी, लेकिन कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं इसका पता नहीं चलेगा। बीते हुए समय में कार्य हो रहा था यह तो पता चलेगा, लेकिन कार्य हो चुका या नहीं इस पर आपको क्या है ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया की वह रूपांतरण जिससे यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी परंतु उसकी समाप्ति का कोई पता न चले, ऐसे क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे राधा गा रही थी, वह सो रहा था। राधा गा रही थी, जब मैंने देखा तो वह गा रही थी, अभी तक वह गा रही है अथवा समाप्त हो गया इसका कोई स्पष्ट बोध नहीं। यानी कार्य क्या है, ये अपूर्णता, कार्य की अपूर्णता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता और ये बीते समय की बात कर रहा है।
भूतकाल हमेशा बीते समय की बात करेगा साथियों। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल बीते हुए समय में जब यह पता चलता है कि कार्य के होने में संदेह है। संदेह का मतलब है हो भी सकता है और नहीं। संभावना जो होती है वह एक तरफी होती है, या तो होगी हाँ में या फिर नहीं में। लेकिन संदेह का जो भाव होता है वो दोनों में होता है, साथ साथ चलेगा, हाँ भी और नहीं भी, हाँ भी नहीं भी साथ साथ चलेगा। जैसे ना कि संभव है वह घर जाए, हो सकता है वो घर चला जाए, इसमें जाने का भाव नहीं, का भाव नहीं होता है। हो सकता है वो न जाए, अगर हम कहें हो सकता है वो न जाए मतलब जा रहा है और नहीं जाएगा। लेकिन जब संदेह की बात होती है तो संदेह में क्या होता है, दोनों भाव एक साथ चलता है। संदिग्ध है यह, संदिग्ध भूतकाल। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ अथवा नहीं, पूरा हुआ अथवा नहीं, उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, राधा गाई होगी, श्याम सुना होगा। साथियों गागेगी से आप भ्रम मत करिएगा, बिल्कुल ये अंग्रेजी का टेंस नहीं है, ये हिंदी का भाव है, हिंदी व्याकरण है, हमारी मातृभाषा है इसलिए थोड़ी आसान लगती है, किंतु इसकी समझ, इसकी पैठ बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। फिर भी हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। संदिग्ध भूतकाल, राधा गाई होगी, यहां गा रही थी, काम पूर्ण नहीं हुआ, यहां कह रहा है कि राधा गाई होगी, और उसको गाना था, पता नहीं गाएगी नहीं गाई। ठीक है, तो राधा गाई होगी, बीते हुए समय की बात करा, श्याम सुना होगा। अगर राधा गाई होगी तो श्याम सुना भी होगा, ये दोनों बातें वहां की हो रही है। ठीक है, तो यह संदिग्ध है, संदेह प्रकट कर रहे हैं। नंबर हमारा जो है साथियों 6, हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत कहां मिला था आपको, भविष्य में भी मिला था। वहां भी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर था, यहां भी बिल्कुल वही है, लेकिन बस बीते हुए समय में। वहां आने वाले समय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर था। यहां बीते हुए समय में एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक क्रिया पूर्ण होगी तो दूसरी क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। अथवा देखिए, हेतु हेतुमत भूतकाल का एक कारण प्रकट करता है। कारण कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में होने वाली थी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में होने वाली थी, किंतु किसी कारणवश पूर्ण न हो सकी, किंतु किसी कारणवश पूर्ण न हो सकी, तो ऐसी क्रिया का जो रूप है वह हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जैसे राम पुस्तक लाता तो मैं पढ़ता। जैसा वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, राम पुस्तक लाता तो मैं पढ़ता, यह दूसरा कार्य इस पहले कार्य पर निर्भर है। न राम पुस्तक लाया न इसने पढ़ा, एक बीते हुए समय की बात कर रहा है। इसमें से अक्सर क्या होता है साथियों, आधा वाक्य लिखा हुआ मिलता है। जब भी हेतु हेतुमत भूतकाल का पूछा गया है तो ऐसे पूर्ण वाक्य नहीं मिलता, आधे वाक्य मतलब एक वाक्य बना दिया जाता है, बाकी संशय में डाल, जैसे कि साथियों ध्यान रखिएगा, इतने बड़े ही वाक्य आते हैं और आपको जोड़ करके बताना होता है। वह आता
श्याम लाता, ऐसे लिख दिए जाएंगे वाक्य। तो ऐसे वाक्य यदि मिल जाए आपको तो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के आप सीधे कहिएगा कि भैया ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। वह आता तो मैं जाता, श्याम लाता तो मैं पाता, अपने से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, किसी कारणवश मैं पढ़ता, यानी मेरे न पढ़ने के कारण क्या बना, श्याम पुस्तक नहीं ले आया। श्याम लाता तो मैं कुछ पा जाता, तो श्याम न लाया न मैं पाया। ठीक है, तो ये रहा साथियों भूतकाल। इनकी परिभाषा के साथ साथ हमने इनके उदाहरण भी आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों नंबर 3, काल का जो तीसरा भेद था वर्तमान काल। वैसे तो किताबों में आपको पहले नंबर पे वर्तमान मिलेगा, फिर भूत भविष्य मिलेगा। क्योंकि हमने थोड़ा सा समझने के लिए क्या किया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, और किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं बनने वाला कि काल का पहला भेद कौन सा है, नहीं। आप आगे पीछे जैसे मन चाहे वैसे कर लीजिए, सुविधा अनुसार आप उसे आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान काल क्या होता है साथियों, हम इस पर बात करते हैं। क्रिया के कार्य व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है, यानी जिससे यह पता चले कि क्रिया आरंभ की स्थिति में है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आरंभ की स्थिति में है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वह मंदिर जाता है, श्याम नाच रहा है। ये दोनों ही बात काल के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं जिसमें क्रिया क्या कर रही है, आरंभ की स्थिति में है। क्रिया वर्तमान समय में अपनी संपन्नता, अपनी पूर्णता को व्यक्त कर रही है। फिर से परिभाषा को सुनिए। क्रिया का वह रूपांतरण जो कार्य की निरंतरता अथवा कार्य की आरंभ स्थिति को व्यक्त करती है या बोध कराती है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह मंदिर जाता है, श्याम नाच रहा है। काल के साथियों 5 भेद होते हैं। कितने उपभेद हैं इसके, 5 उपभेद हैं साथियों। हम जरा इन पर भी अभी बात कर लेते हैं, इनकी परिभाषा के साथ साथ इनके नाम जान लेते हैं। पहला है साथियों, सब में पहला यही है सामान्य, तो इसमें भी सामान्य रहेगा भाई, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा है साथियों संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, ये हमारे 5 हैं वर्तमान काल के उपभेद। सामान्य वर्तमान काल,
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के सामान्य रूप का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यानी जब देखने से ही पता चल जाए कि सामान्य वर्तमान काल है या वर्तमान काल है तो कह देंगे वो सामान्य वर्तमान काल है। बिल्कुल, जैसे वह घर जाता है, राधा नाचती है। इनके रूप से ही यह व्यक्त हो जा रहा है कि ये क्या है, सामान्य रूप लिए आरंभ की स्थिति में वर्तमान की बात कर रहे हैं। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में त्वरित रूप से हो रही है, त्वरित रूप से हो रही है, उसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे वह घर जा रहा है, राधा नाच रही है। वह घर जाता है सामान्य वर्तमान, वह घर जा रहा है तात्कालिक वर्तमान, कार्य का अद्वैत रूप से हो रहा है, राधा नाचती है, राधा नाच रही है। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान समय में क्रिया की जब पूर्ण सिद्धि का पता चले तो उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे राम आ चुका है, वह खा चुकी है। राम आ चुका है, वह खा चुकी है। हाँ, आसानी से पहचान लेंगे, चुका है चुकी है से आसान है, थोड़ा सा अंग्रेजी से मेल करता है, किंतु ऐसी बात नहीं कि हर बार आप इसी से पहचान लेंगे। ठीक है, सीता आई है, सीता आई है, राम गया है, तो यहां मात खा जाएंगे साथियों, ये भी इसी के हैं। अगला हमारा चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह हो किंतु उसके वर्तमान समय में कोई संदेह न हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के होने में संदेह है किंतु उसके वर्तमान समय में कोई संदेह नहीं है, तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम गाता होगा, वह नाचती होगी। साथियों फिर गा से और गी से आप भ्रम में मत पड़े, भविष्य काल में नहीं। राम गाता होगा, यह काम मैं बता रहा हूं कि वहां राम गा रहा था, अभी भी गा रहा होगा। अब देखिए ताई ने गा रहा होगा भी अगर आ जाए तब भी समझ लीजिएगा, नाच रही होगी। ठीक है, तो ये कार्य के होने में संदेह है किंतु इनके वर्तमान में कोई संदेह नहीं है, तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान के हैं। नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना है, उसे हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है साथियों, जैसे अब यही देखिएगा, राम गया हो, वह आया हो। अगर यही राम लिख दिया जाए गया होगा, वह आया होगा,
तो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। किंतु यहाँ बिल्कुल पहचानने का तरीका जान लीजिए, यहाँ हो दिख गया आपको, वो जो वाक्य होगा संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। ये थोड़ा सा पहचानने का तरीका है। राम गया हो, ये राम के जाने की संभावना है, वह आया हो, उसके आने की संभावना है। वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने की जब संभावना होती है तो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। तो साथियों, आज रही है काल की दूसरी कार्यशाला, जिसमें हम काल के 3 जो प्रमुख काल थे, भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल, इन तीनों के कालों के उपभेदों के बारे में जाने, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरणों के बारे में जाने, उन पर बात हुई। आशा करते हैं आप सबको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा उसे और बेहतर से आपको समझा सकूं। चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।